हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज मैं आपको क्लास 8th साइंस का चैप्टर फर्स्ट विच इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। तो अगर आप क्लास 8th के स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ साइंस के जितने आपके 16 चैप्टर्स हैं सभी आपके साथ डिस्कस करूँगी और आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूँगी। सो या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, आपको पता है कि इंडिया की हो या वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे इंक्रीज ही हो रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो फूड की डिमांड है वो बढ़ेगी, क्योंकि फूड क्या होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी काम को करने के लिए। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। क्या चाहिए हमें? रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। ओके, तो जितनी भी जो भी काम है वो किससे होता है? एनर्जी से होता है हमारे पास जो होती है। और एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। तो अगर डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो हम पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड नहीं हो सकते ना, कि नेचर से हमें जितना मिलेगा, क्योंकि नेचर से तो हमें लिमिटेड अमाउंट में ही मिलेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। फूड को हम खुद से ग्रो करना शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बिकॉज कोई भी फूड है, अगर आप उसे ग्रो कर रहे हो, अगर आप उसे सही तरीके से सही प्रोसेस से ग्रो नहीं करोगे, आप अपनी सीड्स को सही तरीके से नहीं चुनोगे, आप मैन्योर्स को, आपके जो मैन्योर्स हैं उसको आप सही से डालोगे नहीं। ओके, अगर उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है या फिर वीड्स ग्रो कर रहे हैं तो आपका जो पूरा मैनेजमेंट है वो खराब हो जाएगा, जिससे क्या होगी? आपकी क्रॉप खराब हो जाएगी, तो फूड हमें नहीं मिल पाएगा। ओके, और स्टोरेज, अगर आपने आपका पूरा फूड सही तरीके से, आपकी जो पूरी क्रॉप है वो हो जाती है लेकिन आप उसको सही तरीके से स्टोर करके नहीं रखते हो, तो भी क्या है? वो खराब हो जाएगा। उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, या फिर रैट्स या फिर कोई इंसेक्ट। ओके, सो सबसे पहले हम क्रॉप की डेफिनेशन देख लेते हैं। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। यानी कि जब हम किसी एक तरह के प्लांट को कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं एक प्लेस पर, बहुत बड़े स्केल में, यानी कि बड़े जगह पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। जो उसका एग्जाम्पल है वो है क्रॉप ऑफ वीड्स, है ना। जब हम गेहूं एक जगह पे पूरा ग्रो हो रहा है एक बड़े से एरिया में, या फिर राइस एक बड़े से एरिया में ग्रो किया, तो हम क्या कहा? क्रॉप ऑफ राइस। ओके, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। India is a vast country where climatic conditions are different. That's why rich variety of crops grown in different part of the world। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हर जगह का अलग है। कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, कहीं पे टेम्परेचर कम रहता है। ओके, और कहीं पे आपका क्या होता है? कहीं पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहीं पे ह्यूमिडिटी कम है, कहीं पे रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, कहीं पे रेनफॉल कम हो रही है। ओके, सो उसकी वजह से क्या होता है? हमें डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स देखने को मिलती हैं। कहाँ? इंडिया में। ओके, सो बेसिकली दो क्रॉपिंग पैटर्न देखा गया है इंडिया में। नंबर वन, उसके हिसाब से दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है क्रॉप को। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप एंड सेकंड इज रबी क्रॉप। जो आपकी खरीफ क्रॉप होती है, दीज क्रॉप्स आर सोन इन रेनी सीजन, क्योंकि इनको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, और जो रेनी सीजन है वो इंडिया में जून टू सितंबर रहता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। और आपका जो रबी क्रॉप्स हैं वो आपका कब ग्रो की जाती है? विंटर सीजन में, क्योंकि इनको पानी की जो इनकी जो पानी की ज़रूरत है, इन क्रॉप्स को ग्रो करने में जो पानी की ज़रूरत है वो कम लगती है। ठीक है, इसलिए। और इसके जो एग्जांपल्स है वो है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। सो देयर आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, विच इज़ नंबर वन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले आप क्या करोगे? सॉइल को प्रिपेयर करोगे, यानी कि आप सॉइल को लूज करोगे। ठीक है, उसको टर्न करोगे। उसके बाद जो है वो है सोइंग। सोइंग में क्या होता है? आप एक सही सीड को यूज करते हो अपने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ओके, चूज करते हो सही सीड को। फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अगर सॉइल में, वहाँ की सॉइल में जहाँ पर आप ग्रो कर रहे हो वहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है, या फिर आप जिस क्रॉप को ग्रो कर रहे हो उसमें जिस न्यूट्रिएंट की ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूरत है, उसके लिए आप क्या करोगे? उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करोगे। बेसिकली क्या होते हैं? ये सब्सटेंस होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। उसके बाद इरिगेशन, यानी कि वाटर को प्रोवाइड कराना ही क्या कहलाता है? इरिगेशन। उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स,
यानी कि जो भी अननेसेसरी प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, बाद में वो compete करने लगते हैं क्रॉप्स के साथ, फूड के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, तो उनको हटाना। देन हार्वेस्टिंग यानी कि कटिंग ऑफ क्रॉप्स। देन स्टोरेज, उनको सही से स्टोर करके रखने के लिए, फार्मर्स उसको स्टोर करके रखेंगे तभी वो सेल कर पाएंगे। सो these all are the basic principles of crop production. Okay, देन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, ये सबसे पहला स्टेप होता है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें हम क्या करते हैं कि सॉइल को लूज करते हैं, है ना। सॉइल को लूज करते हैं क्योंकि जो आपका जो प्लांट है, वो उसकी जो रूट्स हैं वो भी ब्रीथ करती हैं, और ब्रीथ करने के लिए सॉइल में भी एयर प्रेजेंट होती है। तो जब वो लूज हो जाएंगी तो जो रूट्स हैं वो अंदर तक जा सकेंगी अच्छे से, तो उसे वो उससे अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सकेगा रूट से प्लांट को, और वो ब्रीथिंग के लिए उसे आसानी हो जाएगी प्लांट को। ओके, इसलिए लूजनिंग जो है सॉइल की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लूजन सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, प्रेजेंट इन द सॉइल। अब क्या होता है, जो ह्यूमस होता है, डेड एंड डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, वो सॉइल की थोड़े नीचे लेयर में प्रेजेंट होता है। तो जब आप टर्निंग ऑफ सॉइल करते हो, आप नीचे की सॉइल को ऊपर करते हो, और जो प्लांट होता है वो ऊपर की सॉइल में ग्रो करता है, अपर लेयर में। तो क्या होता है, जब आप उसे टर्न करते हो, आप उसे ऊपर नीचे से ऊपर करते हो, तो जितना भी ह्यूमस वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है, तो इससे जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो करेगी। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे टर्निंग ऑफ सॉइल भी करते हैं, और क्या होता है, जो अर्थवॉर्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो भी ऊपर आ जाते हैं। और ये क्या होता है, फार्मर्स के फ्रेंड कहे जाते हैं, क्योंकि ये भी सॉइल को क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं। ओके, जो आपने सुना होगा, जो माइक्रोब्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, then turning and losing of soil brings the nutrient rich soil to the top, and then plants can use these nutrients. The process of losing and turning of soil is called as tilling and plowing. It is done by plow which are made of wood और iron. किससे बना होता है, wood और iron से बना होता है। और जो आपकी ड्राई सॉइल होती है, वो उसको वाटरिंग की ज़रूरत होती है प्लाइंग की प्रोसेस करने से पहले। ओके, ताकि उसमें क्या होता है, उसमें जो गुच्छे बनने लगते हैं वो ना बने सॉइल्स के। देन मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। हम मैन्योर को जो है ऐड कर देते हैं सॉइल में टिलिंग की प्रोसेस से पहले, ताकि जब मैन्योर आप ऐड कर दोगे उसके बाद आप टिलिंग करोगे, तो जब आप मिक्स करने लगोगे, मैन्योर आपने डाल दिया, उसके बाद आपने जब लूजनिंग की प्रोसेस स्टार्ट करी, टर्निंग की प्रोसेस स्टार्ट करी, तो उससे क्या होगा, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जब मिक्स हो जाएगा तो ऑफ कोर्स आपकी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। ओके, लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एंड इरिगेशन डन बाय अ लेवलर। तो लेवलिंग बेसिकली क्या, जो आपकी सॉइल ऐसे ऐसे हो जाएगी, उसको लेवल करना, ऐसे बराबर से करना, विच इज कॉल्ड एज लेवलिंग। वो किसके थ्रू होता है, लेवलर के थ्रू होता है। ओके, तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो सीड को सो करने से पहले क्या, सबसे पहले जो ज़रूरी होता है कि जो क्लम्स होते हैं, जो गुच्छे पड़ जाते हैं सॉइल में बड़े बड़े, तो उसको ब्रेक करना बहुत नेसेसरी होता है। तो उसको हम किसके थ्रू ब्रेक करते हैं, प्लग के थ्रू, हो के थ्रू और कल्टीवेटर के थ्रू। ओके, तो हम सबसे पहले प्लग पढ़ेंगे। ये एंशियंट टेक्निक है, इसके थ्रू क्या होता है, हम वीड्स को रिमूव करते हैं और सॉइल को टर्न करते हैं। ओके, ये किससे बना होता है, वुड से बना होता है, और ये किसके थ्रू चलता है, बुल्स के थ्रू, या फिर हॉर्स के थ्रू, या कोई दूसरे एनिमल के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लगशेयर। दिस इज प्लगशेयर। एंड उसके बाद आपका जो ये अटैच्ड होता है वो लॉन्ग लॉग ऑफ वुड से अटैच्ड होता है, विच इज कॉल्ड एज प्लग शाफ्ट। ओके, दिस वन। ठीक, सो या देन होए, ये किसके लिए यूज होता है, वीड्स के रिमूवल के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए। ये आपका वुड का भी होता है, आयरन का भी होता है। इसमें क्या होता है, एक आयरन की प्लेट आगे फिक्स होती है, दिस वन, जो आपकी ब्लेड की तरह वर्क करती है, और ये किसके, एनिमल के थ्रू ये पुल की जाती है। ओके, देन आपका कल्टीवेटर है। Nowadays, plugging is done by tractor driven cultivator. It saves labor and time. ये एक बेटर टेक्निक है क्योंकि ये टाइम और लेबर दोनों सेव करती है। ओके, देन सोइंग।
It is an important part of crop production. Yes, this is a very important part of crop production, because अगर आपकी सीड्स हेल्दी नहीं होंगी तो आपका जो क्रॉप है वो भी हेल्दी नहीं होगी. ओके. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected for high yield. Okay. Then selection of seed. इसमें आप सिलेक्शन कैसे करोगे कि सीड आपकी कौन सी खराब है कौन सी सही है. इसमें क्या होता है, जो डैमेज्ड सीड होती है वो अंदर से खाली होती है, इस वजह से क्या होता है वो लाइटर होती है. और जो हेल्दियर सीड्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, वो भारी होती हैं. तो इससे क्या होता है, जब आप वाटर में डालोगे सीड्स को तो जो डैमेज सीड्स होती हैं वो आपकी ऊपर वाटर के फ्लोट करने लगती हैं. इससे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो. ओके. टूल्स विच आर यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स आर. सबसे पहला आपका है ट्रेडिशनल टूल्स. तो इसमें क्या होता है, ये फनल की तरह होता है. तो इसमें क्या होता है, आप सीड्स इसमें डालते जाओगे और ये पाइप के थ्रू, जिसमें लास्ट में शार्पन्स होती हैं, वो सॉइल में सीड्स को पहुंचाएगा. लेकिन इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इससे क्या होता है कि बाद में जो प्लांट है उसमें किसी प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल सकता है, किसी को कम मिलेगा, क्योंकि compete करने लगेंगे वो बाद में सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए. ओके. फिर आपका जो सेकेंड मेथड है वो है सीड ड्रिल मेथड. ये क्या है, नाउ डे सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स विच सो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ. ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो सीड्स है वो यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पे क्या होता है, ये सीड्स को सो करता है. ओके. और सबसे अच्छी बात है, ये बाद में कवर भी कर देता है सीड को सॉइल से. इससे क्या होता है कि कोई बर्ड है या फिर कोई एनिमल है तो उसे वो खा नहीं पाता है सीड को. ओके. और इट सेव्स लेबर एंड टाइम. ये टाइम भी बचाता है और लेबर भी. ओके. नेक्स्ट है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट. यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो कि हम सॉइल में ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, ताकि जो आपका प्लांट्स है उसकी हेल्दी ग्रोथ हो सके. क्या होता है, जब हम कॉन्टिन्यूस, जो फार्मर्स होते हैं कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन करते रहते हैं क्रॉप्स का, तो उससे क्या होता है, जो सॉइल होती है उसका जो सारा न्यूट्रिएंट होता है वो एब्जॉर्व कर लेती है क्रॉप्स, और जो सॉइल होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है ना. तो उसको दोबारा से न्यूट्रिएंट रिच करने के लिए जो उसकी जो प्रोसेस होती है मैन्योर्स के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग. मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि हम ऑब्टेन करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से, जो किसके थ्रू होता है, माइक्रोब्स के थ्रू. माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स और ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी थ्रू अवर नेकेड आईज. ओके. हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है माइक्रोब्स को देखने के लिए. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज. तो मैन्योर आपका क्या था, मैन्योर आपका था ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि हमें किससे मिलता था, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से. ठीक है. लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिच होते हैं और फैक्ट्रीज में इनका प्रोडक्शन होता है. जैसे इसका एग्जांपल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट. ओके. एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल लेस फर्टाइल एंड पोल्यूट वाटर. यानी कि अगर बहुत ज़्यादा यूज होता है फर्टिलाइजर्स का तो ये क्या करते हैं, सॉइल को लेस फर्टाइल बना देते हैं और वाटर को भी पोल्यूट करते हैं. ओके. क्योंकि जब आप इरिगेशन करोगे तो जो मान लो इरिगेशन में क्रॉप को वाटर चाहिए तो आपने वाटरिंग करी, लेकिन जो थोड़ा एक्स्ट्रा वाटर होगा वो कहीं ना किसी रिवर में जाके या पॉन्ड में जाके मिलेगा. तो जो क्रॉप का जो इरिगेशन का जो पानी रहेगा वो आपका कहीं ना कहीं तो पोल्यूट करेगा ना रिवर को. ओके. टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी वी आर स्विचिंग टुवर्ड ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो. तो सॉइल फर्टिलिटी को हमें बनाए रखने के लिए या तो हमें ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी होगी, या फिर हमें क्या करना होगा, फील्ड को थोड़े टाइम के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ देना होगा. ओके. तो मैन्योर यूज इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एंड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. तो मैन्योर को यूज करने से क्या होता है, जो सॉइल टेक्सचर है वो भी इम्प्रूव होता है और जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो भी इम्प्रूव होती है, किसकी, सॉइल की. फिर फार्मर्स आजकल एक और जो मेथड है उसको यूज करते हैं ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे, विच इज क्रॉप रोटेशन.
It is a method of replenishing the soil with nutrients by growing different crops alternately. यानी कि alternately दो तरह के crops को, अलग अलग तरह की crops को grow करते हैं ताकि nutrients की कमी ना हो. Okay. Example, in northern India, farmers used to grow legumes as fodder in one season and wheat in next season. This replenished the soil with nitrogen. Okay. Rhizobium bacteria present in the nodules of root of leguminous plant fix atmospheric nitrogen. तो जो आपका राइजोबियम जो आपका बैक्टीरिया होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में. ओके. ये क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है. इससे क्या होता है? नाइट्रोजन की जो कमी है वो नहीं होती है सॉइल में. ठीक है. फिर ये टेबल है, इसमें क्या है? डिफरेंस बताया गया है फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में. तो जो आपका फर्टिलाइजर होता है वो एक फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है. और मैन्योर क्या होता है? आपका नेचुरल सब्सटेंस होता है, जो कि हम ऑब्टेन किससे करते हैं? बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू. फिर जो आपका फर्टिलाइजर्स होता है ये आपका फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है. और मैन्योर कहाँ प्रोड्यूस होता है? फील्ड्स में प्रोड्यूस होता है. फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. ये कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करेगा फर्टिलाइजर सॉइल में. लेकिन जो मैन्योर होता है वो बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रोवाइड कराता है सॉइल में, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है. फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बेसिकली बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि वो सॉइल को इनरिच करें न्यूट्रिएंट से, तो वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं. लेकिन जो मैन्योर होता है वो फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम जो है न्यूट्रिएंट, उसमें जो न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है वो कम होती है, क्योंकि वो हम बनाते तो है नहीं पर्पसली. ओके. फिर लेकिन मैन्योर ज़्यादा आपका फायदेमंद है फर्टिलाइजर से, क्योंकि मैन्योर से क्या होगा? जो आपका जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी खराब, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इनफर्टाइल हो जाएगी जो कि फर्टिलाइजर से होगी, या पोल्यूशन नहीं होगा, वाटर पोल्यूशन नहीं होगा. ओके. तो इट इनहांस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, इट मेक्स सॉइल पोरस, it increase number of friendly microbes and it improve the texture of soil. तो मैन्योर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. इससे क्या होता है? जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है. ओके. ये सॉइल को पोरस बनाती है. ठीक है. उसके बाद इट इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, है ना, क्रॉप को फर्टाइल बनाए रहने में, उसकी फर्टिलिटी बनाए रखने में, तो उसको इसके नंबर्स भी वो इंक्रीज करती है. और जो टेक्सचर है सॉइल का वो भी ये इम्प्रूव करती है. सो दिस इज इट गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको इरिगेशन के बारे में बताऊंगी, इसी चैप्टर का है, वो मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगी. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड